हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 की केमिस्ट्री में आप सब बच्चों का एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम के किस तरीके से ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़ तो कौन सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, कौन सब्सटेंस रिड्यूस होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, सोडियम की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं। दिस इज क्लोरीन। सोडियम की रिएक्शन हम जब क्लोरीन मेटल के साथ सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, सोडियम इज अ सॉलिड सब्सटेंस और क्लोरीन इज अ गैस सब्सटेंस। तो यहाँ हम देखते हैं कि Na+ 2 Na ले लेंगे क्योंकि Cl2 है, तो यहाँ 2 Na+ और Cl- का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन को अगर हम कंसीडर करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन हुई। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को, ये जो लॉस हुए इलेक्ट्रॉन इन्हें गेन किया और यहाँ गेन करके इसने 2Cl- का फॉर्मेशन किया। दिस इज हाफ रिएक्शन एंड दिस इज आल्सो हाफ रिएक्शन। तो यहाँ हम 2 हाफ रिएक्शन बनाते हैं। यहाँ हम दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2Na सॉलिड। तो यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को जब हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। सॉलिड प्लस क्लोरीन क्या है यहाँ पर, गैस चेंज इनटू 2Na+ और Cl। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं 2Cl-। और इन दोनों को अगर हम जोड़कर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2Na+ Cl- जो हमने यहाँ लिखा हुआ। तो इस रिएक्शन को हमें देखने से पता लगता है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन में हम देखते हैं 2 हाफ रिएक्शन बनती है। एक हाफ रिएक्शन के अंदर सोडियम प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। एक हाफ रिएक्शन में सोडियम आयन के में कन्वर्ट होता है। दिस इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम इनटू सोडियम प्लस। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस हाफ रिएक्शन के अंदर हम कह सकते हैं यहाँ हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। तो जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और सोडियम आयन के अंदर जो है कन्वर्ट, सोडियम केटायन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हम इसको ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, यानी हम रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन तब पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो बच्चों, लॉस। तो कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो हम कह सकते हैं क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं क्लोरीन में, नीचे वाली रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उन्हें किसने गेन किया बेटा, क्लोरीन ने। तो क्लोरीन सेकंड हाफ रिएक्शन के हम लिख सकते हैं गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो ऐसी स्पीशीज में हम कह सकते हैं जहां गेन ऑफ Cl2 से Cl- में चेंज हुआ, तो यहाँ हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका मतलब Cl2 का Cl- में रिडक्शन हुआ। तो जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है और इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, और कोई स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ दिखाई देता है उसे हम ऑक्सीडेशन नाम देते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ हमें जिस स्पीशीज का दिखाई देता है उसे हम रिडक्शन कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से इस रिएक्शन को हमने अच्छे से समझ लिया कि यहाँ पर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए सोडियम आयन के अंदर क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ। तो Na+ के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि Cl2 ने ये इलेक्ट्रॉन गेन की और Cl- के अंदर कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ Cl2 का Cl- में रिडक्शन हुआ। इसी को हम ऊपर रिडक्शन हुआ। तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, यहाँ हम उसका ऑक्सीडेशन मानते हैं। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका हम रिडक्शन मानते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं, तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन, और तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज। कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो ऑक्सीडेशन माना जाता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज। अब एक बात हम करते हैं, तो यहाँ सोडियम आयन में बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ क्लोरीन के अंदर रिडक्शन हमें देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम+ में जब ऑक्सीडेशन हुआ तो सोडियम ने क्लोरीन को क्या किया बच्चों, सोडियम+ आयन में जब ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब सोडियम ने क्लोरीन को किया, रिड्यूस किया। तो इसका मतलब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है किसको, क्लोरीन को। और क्लोरीन किसके द्वारा रिड्यूस हुआ, तो क्लोरीन सोडियम ने सोडियम आयन बनाया, और सोडियम आयन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो सोडियम आयन के 2 इलेक्ट्रॉन को ही तो क्लोरीन ने क्या किया है, गेन किया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर एक टर्म स्वरूप समझ लें कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम नाम देते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर। यहाँ क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ लिखेंगे
सोडियम एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो स्पीशीज विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगी बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सर हम किसे कहेंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट की यदि हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं एक्सेप्टर, लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाली स्पीशीज या डोनर स्पीशीज। तो डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है, और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है यानी किसी दूसरे को, जैसे सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अपने, तो सोडियम इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकते हैं। तो इस में हमने आज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझा विद हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब हम यहाँ कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कोई भी दो मेटल्स के बीच में रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इस बारे में हम बात करते हैं। तो चलो एक हम रिएक्शन लेते हैं, द रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक जिंक एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। सपोज करो हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम जो है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं और इस बीकर के अंदर हम एक जिंक का रोड डाल देते हैं, जिंक रोड। इसमें हम एक जिंक का रोड डाल देते हैं। क्या जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगा? इस बारे में हम बात करते हैं, या हम यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन को अगर मैं इस रिएक्शन का अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन लिखता हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं Zn सॉलिड, यहाँ कॉपर सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा बच्चों? कॉपर +2 आयन देगा। तो कॉपर +2 आयन कहाँ पर है? एक्वस के अंदर, और ये बनता है यहाँ Zn की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा होती है, यानी Zn की हमने अभी पढ़ा, Zn का टेंडेंसी होता है टू गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने की वजह से Zn क्या बनाएगा? Zn+2 आयन बनाएगा इन एक्वस, और कॉपर इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, जिसकी वजह से कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं Zn ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से क्या बनेगा? Zn+2 आयन बनेंगे। तो Zn+2 आयन कहाँ आएंगे बेटा? सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2 आयन क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। जब कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगी तो हम कह सकते हैं कॉपर का कलर, कॉपर आयन की वजह से, कॉपर +2 आयन की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर कैसा था? पहले ब्लू कलर था। तो ब्लू कलर, कॉपर +2 आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटने लगेगा और Zn+2 आयन जो है यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन बनने लगेगा। तो जैसे जैसे ZnSO4 बनने लगेगा और कॉपर +2 आयन का कंसंट्रेशन घटने लगेगा, तो सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो क्या होता चला जाएगा? फेड होता चला जाएगा, और एट लास्ट क्या हो जाएगा बेटा? कलर लेस हो जाएगा। बिकॉज Zn और कॉपर के बीच में क्या होगा बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट करेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन के होने की वजह से यहाँ पर सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड होता चला जाएगा, और एट लास्ट
सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होता चला जाएगा। इसके अलावा ये जो कॉपर है, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये रोड पर क्या होने लगेगा बेटा, डिपॉजिट होता चला जाएगा। इस तरीके से रोड पर डिपॉजिट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से जिंक रोड जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती चली, रेडिश ब्राउन कलर जो है वो रोड पर जमा होने लगेगा। इसी सॉल्यूशन में यदि मैं H2S गैस पास कर दूं तो चूंकि सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन होने की वजह से ये H2S के कांटेक्ट में आएगा और H2S के कांटेक्ट में आकर क्या बनाएगा, ZnS का फॉर्मेशन होगा। ZnS का व्हाइट पीपीटी, यहां पर व्हाइट पीपीटी ऑफ ZnS बनने लगेगा। तो सॉल्यूशन ड्यू टू दिस रीजन सॉल्यूशन जैसे क्या होता जाएगा, चला जाएगा बेटा, कलरलेस होता चला जाएगा, ठीक है, और व्हाइट पीपीटी ऑफ ZnS हमें मिलने लगेगा। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ Zn जो है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 बनेगा और कॉपर जो सॉल्यूशन का जो कॉपर+2 आयन है इट विल, इसकी टेंडेंसी कॉपर+2 आयन की टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस होने की, जिसकी वजह से ये रोड पर जाएगा और रोड पर जाकर जमा डिपॉजिट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से रोड पर रेडिश ब्राउन कलर अपीयर्ड होने लगेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ दोनों के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन कैरी कर गया। अब हम यही रिएक्शन एक रिएक्शन लेते हैं, यदि हम इसको उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, मान लो मैं यहाँ जो सॉल्यूशन लेता हूँ दिस इज ZnSO4 सॉल्यूशन ले लेता हूँ और ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर अब की बार में कॉपर का रोड डिप करता हूँ। तो ZnSO4 के सॉल्यूशन में जब हम कॉपर का रोड डिप करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कॉपर क्या है बेटा, सॉलिड, और सॉल्यूशन के अंदर क्या बनेगा Zn+2 इन एक्वस में क्या बनने वाला है Zn+2, तो यहाँ Zn+2 इन एक्वस, बट कॉपर जो रोड है, अब जिंक के कंपैरिजन में कॉपर रोड की जो टेंडेंसी होती है वो रिड्यूस होने की होती है, ऑक्सीडाइज होने की नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होने वाला है और हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर नो विजिबल रिएक्शन इज नोटिस। तो यहां पर हमें नो विजिबल रिएक्शन नोटिस, तो यहां हमें किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला है। वाई? क्योंकि हम जानते हैं कॉपर की टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड होने की होती है ना कि ऑक्सीडाइज होने की, और जब कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगी, नहीं होती। तो टू गेट रिड्यूस होने की टेंडेंसी की वजह से यदि, तो यहां पर इस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं देखा जाएगा, और इस तरीके का जब कोई रिएक्शन नहीं देखा जाएगा तो कंसंट्रेशन के अंदर जो Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा, और इस तरीके के सॉल्यूशन का किसी भी जो भी आयंस का कलर होगा वो आयंस का कलर बिकम स्टेबल, यानी वो कलर उसका बना रहेगा। जैसे कि हम इसी को ऐसे समझ लेते हैं कि कॉपर और सिल्वर के बीच में यदि हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कॉपर सॉलिड है, अब यदि मैं कॉपर की रिएक्शन कराता हूं सिल्वर के साथ, जब हम कॉपर का ट्रीटमेंट सिल्वर आयन के साथ कराते हैं इट इज एक्वस। तो अब की बार में तीसरी कंडीशन यहां लेता हूं, एक मैं सॉल्यूशन लेता हूं जिसके अंदर मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया मान लो, और यहां मैंने लगा दी कॉपर रोड। अब मैं तीसरी कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन और दिस इज थर्ड कंडीशन। तो हम तीसरी कंडीशन यहां देखते हैं
कि अब यदि हम AgNO3 का सॉल्यूशन ले और कॉपर की रोड ले तो अब की बार रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होती है, यानी अब की बार नो विजिबल रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन प्रोसीड होगी, यानी कॉपर की टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, टू गेट ऑक्सीडाइज होने की। और जब कॉपर और सॉल्यूशन के अंदर क्या है बेटा, Ag+ आयन, तो सॉल्यूशन के Ag+ आयन को क्या कर सकता है, कॉपर ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ऑक्सीडाइज करने की वजह से यहाँ कॉपर सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, कॉपर +2 आयन बनेगा प्लस 2Ag सॉलिड। Ag कहाँ चला जाएगा, Ag रोड पर जाकर डिपॉजिट, इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से Ag, तो इसका क्या रीजन है सर कि Zn कॉपर के साथ ट्रीट करके यहाँ एक रिडॉक्स रिएक्शन बनाता है, जबकि कॉपर, यदि हम कॉपर की रोड लेते हैं Zn के साथ तो नो विजिबल रिएक्शन, बट कॉपर के साथ अगर हम सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं तो रिएक्शन कैरी आउट और रिएक्शन प्रोसीड करती है, और यहाँ भी हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। तो सर कॉपर Zn के साथ क्यों जो है ऑक्सीडाइज नहीं करता है, तो बेटा ये चीज जो है ये डिपेंड करती है इनकी मेटल एक्टिविटी टेंडेंसी पर। मेटल एक्टिविटी टेंडेंसी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि मेटल एक्टिविटी टेंडेंसी में हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉपर की जो एक्टिविटी जिंक की जो टेंडेंसी है, एक्टिविटी टेंडेंसी यानी रिएक्ट करने की पावर, तो जिंक की रिएक्ट करने की पावर सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन कॉपर, और कॉपर की रिएक्ट करने की पावर ज्यादा है किससे, Ag से। तो यहां हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी रिएक्ट करने की पावर ज्यादा होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाते हैं, और ऐसे मेटल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है टू गेट ऑक्सीडाइज होने की, जबकि जो मेटल आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाते उनकी टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस होने की, यानी इलेक्ट्रॉन को लेकर और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने की। तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि Zn जो है, Zn की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ग्रेटर देन कॉपर, और कॉपर की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है टू ग्रेटर देन सिल्वर। ड्यू टू कॉपर सिल्वर के साथ तो रिडॉक्स रिएक्शन देता है, बट कॉपर जो है वो Zn के साथ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेटल एक्टिविटी टेंडेंसी, और ये मेटल एक्टिविटी टेंडेंसी का कि इलेक्ट्रोकेमिकल पूरी की पूरी एक सीरीज आपको दी गई है आपकी बुक के अंदर। वहाँ आप देख सकते हैं कि किस मेटल की टेंडेंसी रिड्यूस होने की होती है और किस मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होती है, यानी कौन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है और कोई मेटल किस तरीके से आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रिड्यूस हो सकती है, यानी उसका रिडक्शन हो सकता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का आई थिंक आपको रिडॉक्स रिएक्शन का ये वीडियो इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से रिडक्शन होता है, कब कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होगी या कब कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। अब यदि हम यहाँ देख सकते हैं कि Zn
कॉपर की यदि हम Zn के यहाँ पर अगर हम रोड कॉपर का लेते हैं और Zn का सॉल्यूशन लेते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं सपोज करो, तो कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, और कॉपर जब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो इस तरीके यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का कोई रिडॉक्स रिएक्शन अपीयर होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ऐसे सॉल्यूशन में यदि मैं H2S गैस पास कर दूं तो H2S गैस पास करने की वजह से सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन मौजूद है और H2S जो है यहाँ पर ZnS का, तो यहाँ पर ZnS बनेगा और सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, यानी सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस बना रहता है। तो जबकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कॉपर+2 आयन की वजह से जो फेट और कलरलेस हो गया था, और Zn जब हमने इसके अंदर H2S गैस पास की थी तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया था, कैसा हो चुका था, व्हाइट हो चुका था। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस होंगे तभी तो रिएक्शन होगा और तभी सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। तो आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड डे।